everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we cover important articles with you. So आज के सेशन में जो लिस्ट है आपके सामने हमें ये कवर करनी है. इसमें आज हिंदू में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं दैट आर विद रिस्पेक्ट टू. एक तो पहला है एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस. ये आर्टिकल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, लेकिन ऑथर का थोड़ा सा जो व्यू पॉइंट है वो अलग है. तो ऑथर के व्यू पॉइंट को लेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको कंसीडर करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो आप अपने मेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इन द आंसर राइटिंग. मैं सारी जजमेंट्स जो हैं उनका वो आपके साथ शेयर करूंगी दैट आर विद रिस्पेक्ट टू लिव इन रिलेशनशिप ओनली. तो ये आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन इंटरव्यू ऑल्सो, तो वो आपका पर्सपेक्टिव जानेंगे. आज से कुछ 6-7 महीने पहले भी ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में रहा है. तो इंटरव्यू में मतलब दे माइट आस्क यू कि आपका क्या ओपिनियन है इस डायरेक्शन में. तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको एक अपना ओपिनियन ऐसा रखना है जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है. मेंस में भी अपने आप को किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा टिल्ट होकर नहीं दिखाना है, अपनी भावनाएं नहीं यहाँ पे शो करनी है. आपको सिर्फ अपना व्यू पॉइंट बीइंग अ सिविल सर्वेंट उसको बैलेंस्ड वे में रखना है. ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से. अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नाटो. अब यहाँ पर नाटो और यूक्रेन की बात है. ये आर्टिकल में कुछ नहीं है, ये आर्टिकल मतलब ना के बराबर है अगर आपको इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट नहीं पता. तो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ वो ही शेयर करूंगी ताकि फिर ये आपको क्लियर हो जाए. जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर सकते हो. नाटो के बारे में तो मतलब अभी हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं. यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में तो इतनी बार न्यूज़ में आ गया है, इवन इंडिया के पास ऑफर आया टू जॉइन नाटो प्लस. तो ये सारी डिस्कशंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे जैसे हमने अगर आप सेशंस में वही रेगुलर होने की बात है. तो ये दो आर्टिकल्स लेंगे. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे. राजस्थान के अंदर है ये टाइगर रिजर्व, तो मैप में लोकेट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे राजस्थान में. प्रोटेक्टेड एरियाज जो बाकी हैं वो आप खुद से लोकेट करोगे. मैं आपको मैप में शो करूँगी सारी चीज़ें, तो खुद से जाना और ये टाइगर रिजर्व लोकेट कर लेना. नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस, तो वही है, वही देखो चीज़ें ना रिपीट होती हैं. अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा हमने रेयर डिसीजेस के बारे में कवर किया है. रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट वी हैव टॉक्ड. लेकिन मैं वापस से इस पॉलिसी को कवर करूंगी, अभी न्यूज़ में आ गई है. तो इसीलिए अगर आज से शुरू किया है तो भी आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आगे कभी न्यूज़ में आए तो आपके लिए कवर्ड हो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल. दैट इज लॉयर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा ये आर्टिकल है, वो ऑथर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल में मेंशन किया है. ये आर्टिकल का टाइटल है एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस. अब ये अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट क्यों है, इसके लिए पहले मैं आपको इसका स्टोरी लाइन बता देती हूँ. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है एक कपल को लेके. वो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इंटरफेथ है. So judgment was about that couple who were living together and they were facing harassment from the police. तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए they asked for, लेकिन यहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट जो है that was declined by the court. तो आर्टिकल ओवरऑल ये बिलीव करता है, ऑथर ये बिलीव करते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन है जहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्शन की डिमांड करी थी अभी, दैट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ये कहता है कि जो ये उनका डिसीजन है ये सोशल बिलीफ, जो हमारे विचार, जो हमारे सोशल बिलीफ हैं उन पे टिका हुआ है, रेदर देन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द कपल. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द कपल क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो कोर्ट ने इवन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेके वो भी इग्नोर किया है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऑथर कह रहे हैं. सो अब ऑथर का ये मानना है कि ये पूरी जजमेंट बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल सोशल बिलीफ के बेसिस पे जजमेंट है. आपने सुप्रीम कोर्ट की पहले वाली जजमेंट्स अगर आप देखो तो वो क्या है उसको भी स्टेट नहीं किया. हाई कोर्ट ये कहता है इलाहाबाद का कि लिव इन रिलेशनशिप दे आर अ सोशल प्रॉब्लम एंड दैट द लॉ इज बायस्ड इन द फेवर ऑफ मैरिज. तो यहाँ पर देखो, चाहे हम मैरिज का हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे
प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो, पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम लॉज अलग हैं, हिंदू लॉज अलग हैं, इसकी बात हमने करी थी पर्सनल कोड्स की, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैंने ये सारी चर्चा पहले करी हुई है। तो देखो ऐसा है, मैं आपको पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बता देती हूँ, जो ओपिनियन है कोर्ट का विद रिस्पेक्ट टू लिव इन रिलेशनशिप 2006 में। ये सारी जजमेंट के जो नाम हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये एज इट इज मेंस में लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बोला था कि जो दो पर्सन हैं अगर ऑपोजिट सेक्स के हैं एंड दे आर लिविंग टुगेदर, सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, तो कुछ इलीगल नहीं है। फिर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एस खुशबू वर्सेस कन्हैयामल एंड अनदर 2006 वाली जजमेंट को इसी केस में रीआइटरेट किया और ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट्स, consenting adults of heterogeneous sex does not amount to any offense, even though it may be perceived as immoral, right? 2013 में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा के अंदर रूल किया कि जो विमेन है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, द विमेन पार्टनर, वो इवन PWDV एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, विमेन प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। तो विमेन जो है अंडर दिस एक्ट एज दे आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है इट फॉल्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज F ऑफ द लॉ, जो डिफाइन करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप को। ओवरऑल मतलब एक और केस भी है, नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट consensual sexual acts of adults in private they are constitutional। तो काफी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रही हैं यहाँ पर, राइट। इवन अभी रिसेंटली बताऊं 2002 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है कि अगर चिल्ड्रंस आर बोर्न टू द पार्टनर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दे कैन बी कंसीडर्ड लेजिटिमेट, राइट। सो मतलब ऐसे बच्चे, द कोर्ट रूल कि सच चिल्ड्रंस आर एलिजिबल टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली सक्सेशन। तो ये सारी जजमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट की हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप मुस्लिम लॉज के अंदर देखोगे, सो देयर इज नोवेयर मेंशन्ड, एंड ये हिंदू लॉ में भी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू दे हैव लीगलाइज्ड इट फॉर हिंदूज, इवन गिविंग प्रॉपर्टी राइट्स टू द चिल्ड्रन बोर्न इन सच रिलेशनशिप्स। मतलब फैमिली सक्सेशन की बात होगी, अगर लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स रह रहे हैं एंड दे हैव अ चिल्ड्रन बोर्न, तो दैट इज लेजिटिमेट, राइट। लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्टेक्स्ट लगा लो, इट डू नॉट एक्सटेंड टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, लाइक चिल्ड्रंस ऑफ मुस्लिम लिव इन पार्टनर्स वुड बी कंसिडर्ड इलेजिटिमेट। तो यहाँ पर ओवरऑल बात ये है ना, मैं वैसे आपको अभी कंक्लूजन की भी बात बताऊं, सो ओवरऑल जो सिनारियो दिख रहा है कि इस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन लाना इंपॉर्टेंट है, दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग लेजिस्लेशन ऑन दिस सब्जेक्ट ताकि क्लैरिटी हो। क्योंकि कोर्ट्स का भी अगर आप देखोगे जो रूलिंग्स हैं दैट आर कॉन्फ्लिक्टिंग एज इन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ये सारी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि couples relationship is a social problem. It went against constitutional morality, which means treating everyone equal and respecting the rights, right? कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो पहले वाली सारी जजमेंट्स हैं उनको इग्नोर भी किया है। तो हाई कोर्ट रेफर टू पर्सनल लॉज ऑन द मैरिज। तो यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि पर्सनल लॉज को यहाँ कंसीडर ही नहीं करना था, क्योंकि वो जो कपल है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, इंटरफेथ है, वो तो प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है यहाँ पे। सो ऑथर जो है आर्टिकल के, वो ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि कोर्ट का डिसीजन जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने सोशल बिलीव्स पे, ट्रेडिशनल सोशल बिलीव्स के बेसिस पे डिसीजन लिया है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीवियस जजमेंट जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हैं, कोट करी हैं, वो कुछ अलग हैं, राइट। मैं अगर आपको यहाँ पर एक जजमेंट के और भी काफी नाम है, जजमेंट इन किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यहाँ पर इट नेगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, आप कोई भी जजमेंट देखो, ये सारी जजमेंट्स मैंने यहाँ मेंशन करी हुई हैं। सो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है दैट इज लाइक डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू जो इलाहाबाद की जजमेंट आई, राइट। तो एक और जजमेंट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ना, ये जजमेंट है येरी जोसेफ
शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था। इसका मतलब टू हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द मैरिज इट इज़ नो लॉन्गर अ क्राइम। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में रहा। ये नवतेज सिंह जौहर वाली जजमेंट है, यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशन, मतलब यहाँ पर उस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई लॉ, मतलब इट स्ट्रक डाउन द लॉ दैट क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में है। सो ये जो डिसीजंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं, किसी के पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है, मोरालिटी के बेसिस पे, मॉरली राइट और रॉन्ग के बेसिस पे जजमेंट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जजमेंट है, राइट। सो अगर मैं आपको यहाँ पर अब लिव इन रिलेशनशिप को लेके अगर आपके पास आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप आर्टिकल्स बताओ, तो आर्टिकल 2 हैं। एक आर्टिकल है 19 और एक आर्टिकल है 21। आर्टिकल 19 क्लॉज ए जो लिव इन रिलेशनशिप की लीगैलिटी है, इट कम्स फ्रॉम दिस आर्टिकल ओनली, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 तो मतलब किसी इंडिविजुअल के पास दे हैव द राइट टू लिव विद द पर्सन ऑफ देयर इंटरेस्ट, वेदर विद मैरिज और वेदर विदाउट मैरिज, राइट। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ये ऐसा है ना कि किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, तभी कंक्लूजन में भी यही आ सकता है कि देखो यहाँ पर एक लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं वो उन केसेस के बेसिस पे दे आर स्पेसिफिक टू देयर फैक्ट्स, मतलब आप उनको यूनिवर्सली यू कुडंट अप्लाई। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना जजमेंट है, राइट। आपका क्या व्यू पॉइंट है वो भी आप बता सकते हो, लेकिन सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से, मेंस के आंसर्स के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा किसी भी एक तरीके की भावनाओं में नहीं बहना है। अपने को एक आंसर ऐसा लिखना है जो कि बैलेंस्ड आंसर हो। इवन इन द इंटरव्यू ऑल्सो यू हैव टू लाइक बी, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, राइट। तो मैं ये आर्टिकल पढ़ा रही थी, मुझे याद है एक मतलब किसी का एक व्यू पॉइंट था कि लिव इन रिलेशनशिप में तो ज़्यादा क्राइम ही दिख रहा है। तो देखना ना देखना कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। एक मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने पर्सनल जो व्यू पॉइंट है उनको अलग रखना है। तो मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर्स लिखना, और इवन क्या पता प्रीलिम्स में भी जो मैंने एक्ट्स बताए हैं और जो ये जो जजमेंट्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दिस वॉज द होल आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नाटो और यूक्रेन, राइट। देखो नाटो का ऐसा है, हमने इसकी बातें बहुत बार करी हैं और अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो थोड़ा सा वापस से बता देती हूँ नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबने मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब हमने देखा था, एक सोवियत यूनियन का टाइम, कोल्ड वॉर का टाइम, एक तरफ जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के पास, सो दे केम टुगेदर 1949 में टू इंश्योर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी उस टाइम पे। सो मेन पर्पस यही था। इसके अंदर एक आर्टिकल 5 है, सबको ही पता होगा ये सारी बातें। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी एक पे भी अटैक होता है, किसी भी कंट्री पे, मेंबर जो है, इफ एनी वन कंट्री इज अटैक, जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं दे विल कम टू इट्स डिफेंस। होता है ना, अगर हमारे दोस्त को कुछ हुआ तो सब दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वो कॉन्सेप्ट हो गया। सो मतलब दिस शोज हाउ कमिटेड नाटो इज टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड वर्किंग टुगेदर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर है, और इसके दो मेन फंक्शंस हैं, एक पॉलिटिकल एक मिलिट्री। पॉलिटिकल के अंदर तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना अपनी मेंबर कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ मिलिट्री में तो मैंने आपको बता ही दिया डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके है। अभी क्या हुआ है ना, न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि 12 जुलाई के आसपास 2 दिन पहले ही सबमिट हुई थी लिथुआनिया के अंदर, जहाँ पर मतलब उसकी कैपिटल में, दैट इज़ विल्नियस। सो ये सबमिट हुई, लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, दे डिस्कस्ड अबाउट कि जो रशिया का इन्वेजन यूक्रेन में चल रहा है, और इवन स्वीडन के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं। तो डिस्कशन में क्या है, सबमिट के आउटकम्स क्या हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो सबमिट का आउटकम क्या है वो जान लो। पहला ये है कि एक काउंसिल, नाटो यूक्रेन काउंसिल, ये ध्यान में रखना, नाटो
यूक्रेन काउंसिल। अब इस काउंसिल के अंदर क्या होगा, देखो ये पहला आउटकम है। दिस फोरम अलाउज जितने भी नाटो मेंबर्स हैं 31 मेंबर कंट्रीज और यूक्रेन टू हैव रेगुलर कंसल्टेशंस टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग्स विद यूक्रेन। तो मतलब इट शोज कि नाटो वांट्स टू डीपन इट टाइज विद यूक्रेन। तो क्योंकि तभी तो आपने नाटो यूक्रेन काउंसिल बनाया है, राइट, जिसमें आप रेगुलर कंसल्टेशंस करना चाहते हो मेंबर कंट्रीज और यूक्रेन साथ में, टू ब्रिंग क्लोजर एंड समिट के अंदर न्यू सिक्योरिटी एश्योरेंसेज इट ऑल्सो रिजल्टेड इनटू, जिसके अंदर क्या है, यूक्रेन जो है बेसिकली, अगर सिक्योरिटी की बात आ रही है तो सिक्योरिटी एश्योरेंस फॉर यूक्रेन, किससे, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी अलायंस। तो जो भी G7 मेजर इकोनॉमीज है, G7 मेजर इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं वो जरा आप मुझे बताओगे चैट सेक्शन में। अगर आपको याद हो, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर मैंने इस सेशन में बताया या नहीं, ये एक निमोनिक है, ध्यान में रख लेना, जिस निमोनिक से आप G7 की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो याद कर लोगे। जूस विद GF, अब ये GF गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये GF बेसिकली जर्मनी है या फ्रांस है, ये आप बताओगे। ये देखो निमोनिक्स ऐसा है, जैसा मर्जी निमोनिक हो, आपको चाहे G7 हो, G20 हो, आप UPSC में देखना G20 मेंबर कंट्रीज पे सवाल आया हुआ है। 20 कंट्रीज हैं, सबको ये लगता था 20 की 20 याद करनी पड़ेंगी, UPSC पूछता है। G7 हो गया, G20 हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एशियान पे UPSC ने पूछा है। तो जितने इन कंट्रीज के नाम याद करने के लिए निमोनिक्स क्रिएट कर दोगे उतना याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर जूस विद GF में क्या क्या, कौन कौन सा अल्फाबेट कौन कौन सी कंट्री को डिनोट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो G7 तो ऐसे ही याद हो गई। अब मुद्दे पे वापस से आते हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि डिक्लेरेशन के अंदर यही है, इट लेज ग्राउंड वर्क फॉर ईच नेशन टू नेगोशिएट द एग्रीमेंट्स टू हेल्प यूक्रेन की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, राइट। लेकिन ना दिक्कत कहाँ है कि इस समिट ने यूक्रेन की मेंबरशिप नाटो के अंदर, उसके लिए कोई एक मतलब कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। बिकमिंग एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ नाटो इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहाँ पर आपको मतलब टू ज्वाइन जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सबको एग्री करना रहेगा और बहुत सी कंडीशंस हैं दैट यू हैव टू मेट। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है दैट इज टू क्विकली, और यहाँ पर रशिया और ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है ये और लंबी चलेगी। हमारा पर्पस ये है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर ना स्वीडन को लेके भी यही न्यूज़ है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन करना चाहते, दे वर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द नाटो। टर्की को प्रॉब्लम थी, क्यों थी, क्योंकि टर्की कंसीडर्स कि फिनलैंड एक ग्रुप को, मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो टर्की ने अपना विड्रॉ कर दिया बाद में, ऑब्जेक्शन टू फिनलैंड, और फिनलैंड ने फिर नाटो को ज्वाइन कर लिया जब टर्की की जो ऑब्जेक्शन थी, टर्की विड्रॉ इट। अब जब फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो फिर अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि देखो फिनलैंड अभी 2023 में, अभी अप्रैल के मंथ में ही रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो को और 31st मेंबर बन गया है। अगर फिनलैंड मेंबर है तो अब स्वीडन के लिए भी एक चांस है, मतलब चांस इन द सेंस देयर इज अ वे नाउ फॉर स्वीडन टू ऑल्सो ज्वाइन द नाटो। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये कॉन्टेक्स्ट है पीछे का। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस समिट में कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है कि यूक्रेन का नाटो को ज्वाइन करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। क्योंकि वो टाइमलाइन नहीं है, कोई देर इज स्पेसिफिक टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि व्हेन यूक्रेन विल बी द मेंबर ऑफ नाटो और ऐसा कुछ भी, तो इसकी वजह से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डिसअपॉइंटेड। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसमें एक ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरी बात, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो जो नाटो के अंदर अगर ये जो रिक्रूटमेंट कैंपेन चल रहे हैं, ये कंसीडर करा जा रहा है कि इसको भैया थोड़ा सा स्लो डाउन करो, नहीं तो रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उनका भी मतलब ये नाटो का एक्सपेंशन, उन्होंने तो यही बोला है कि नाटोज एक्सपेंशन इज अ रीजन फॉर रशियाज मिलिट्री एक्शंस। तो मतलब ये यूज्ड आप बोल सकते हो, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली यही है। तो किसी को गुस्सा क्यों दिलवाना। और दूसरी बात, लेकिन वो भी डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो ये आर्टिकल में मेंशन है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड वो कुछ भी मेंशन नहीं था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये दोनों आर्टिकल्स आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इन दोनों आर्टिकल्स पे एक एक आंसर ज़रूर लिख लेना। ये पूरी बातें यहाँ पर मेंशन है, मैं ये लाइन्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि लाइन्स पढ़ा तो फिर मतलब समझ आना चाहिए पर्पस। अगर पूरी बातें समझ आ गई हैं तो सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीलिम्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल है जिसके अंदर अभी जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है जो मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस चाहिए रहेगा तो उन पे जो आईजीएसटी है वो नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेडिसिन और फूड for special medical purposes that are used for treating rare diseases that are enlisted under the national policy for rare diseases, they will be exempt when imported for personal use। तो हमारे लिए तो मैडम यही नहीं पता कि रेयर डिसीजेस क्या है, तो क्या आईजीएसटी और क्या तो ये सारी बातें। रेयर डिसीजेस समझ लेते हैं, वो रेयर है, मतलब रेयर का मतलब ही क्या है, जो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जो इफेक्ट करती है टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन। पहली बात तो ये है रेयर डिसीजेस। दूसरी बात, ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस, इसका एम ये है कि ये जो रेयर डिसीजेस होती है ना, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करती है और इस पॉलिसी के अंदर सरकार क्या करती है, 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है जो प्रोवाइड करती है फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस। तो क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी है। क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म मतलब जहां पर लोग दे कैन कम टुगेदर टू रेज द फंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस। तो ये पूरा सिनेरियो है इस पॉलिसी के अंदर। बाकी बातें भी करूंगी कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए। देखो क्राउड फंडिंग बताया, ट्रीटमेंट बता दिया, ये क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म बता दिया, और एक रजिस्ट्री क्रिएट करना। रजिस्ट्री क्रिएट होगा तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे, अच्छा ये डिसीज है, इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसकी प्रेवलेंस को ट्रैक करा, फिर उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। तो ये सब कुछ 3 ग्रुप्स में रेयर डिसीजेस को कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप 1 के अंदर वो डिसीजेस होती हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब विद वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। दूसरे ग्रुप के अंदर वो डिसीजेस होती हैं जो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जिनका चलता है लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम है। तीसरी डिसीजेस मतलब ग्रुप के अंदर वो डिसीजेस आती हैं जिनमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है एंड द नीड फॉर अ लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस के अंदर सरकार ने 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री सेटअप किए हैं जहाँ पर अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट रेयर डिसीजेस का हो जाता है। हर एक सेंटर को वन टाइम ग्रांट 5 करोड़ तक का दिया जाता है जहां पर वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लें, मतलब स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, सब कुछ। तो एम यही है, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दे हैव दिस नेसेसरी रिसोर्सेज हो, इक्विपमेंट्स हो, कॉम्प्रिहेंसिव केयर पेशेंट्स को मिल सके विद रिस्पेक्ट टू रेयर डिसीजेस। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल और ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल है सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेके। तो पहले तो थोड़ा राजस्थान में एंटर कर जाते हैं। ये है हरियाणा, बॉर्डर लग रहा है बिल्कुल, यही तो है मैप में देखना, नहीं तो आप कहीं पर भी जैसलमेर के पास सरिस्का ले गए तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, वो तो देखना ना देख मतलब बराबर ही है, पढ़ा ना पढ़ा एक जैसा। तो इधर राजस्थान है, यूपी भी लगता है, लेकिन हरियाणा बॉर्डर के पास है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो सिकर है, झुंझुनू है, चुरू है, ऊपर हनुमानगढ़, गंगानगर काफ़ी ऊपर चला गया। तो इधर नीचे थोड़ा सा आ जाओ तो सवाई माधोपुर, उसके नीचे रणथंभौर, बूंदी, कोटा, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। बाकी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज राजस्थान के अंदर वो आप लोकेट करोगे अपने मैप में। अभी ये सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज़ के अंदर है तो हम ये जान लेते हैं कि ये तो बता ही दिया, वेजिटेशन वगैरह बता देती हूँ, लेकिन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली वॉइस द कंसर्न्स ओवर लैक ऑफ डिवोटीज विजिटिंग दिस एंशिएंट पंडुपोल टेम्पल जो कि इस कोर एरिया में इस टाइगर रिजर्व के सिचुएटेड है। अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पड़ता है अरावली हिल्स पे, और मतलब हंटिंग के लिए बहुत फेमस रहा है, उस टाइम पे होती थी। तो 1955 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया था, 1978 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट रिजर्व है वर्ल्ड के अंदर जिसने सक्सेसफुली टाइगर्स रीलोकेट हुए। और ये सरिस्का जो जगह है इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर ओल्ड टेम्पल्स, पैलेसेस हैं, लेक्स हैं, भानगढ़ फोर्ट है, प्रतापगढ़ फोर्ट है, जयसमंद लेक है, तो काफ़ी फेमस है। और क्लिफ रॉकी सा लैंडस्केप है, ग्रासलैंड्स हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। फ्लोरा और फना की बात करें तो इस सेंचुरी का 90% एरिया डॉग ट्रीज से कवर्ड है, फिर बनियन ट्रीज भी यहाँ पर आप देख लोगे। और फना की बात करें तो लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय और ये सारी स्पीशीज, फोन हॉर्न, एंटीलॉप्स, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है,
ये था आज का सेशन और उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन अदर सेशंस। टिल देन टेक केयर एवरीवन। गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।